हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बेस एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कि है लेह लद्दाख का प्रोटेस्ट। इसी के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी निकल के सामने आई है वो है सोनम वांगचुक। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि डेली कमेंट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट टू स्टार्ट द वीडियो ब्रीफली हम देखेंगे कि इशू क्या है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने इस टॉपिक जो है वो क्यों उठाया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लद्दाख का जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी हेडलाइंस में है और यूपीएससी हमेशा ऐसे टॉपिक्स चुनती है जो स्टैटिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टैटिक से क्या रिलेटेड है, इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, 6 शेड्यूल जो है उसकी डिमांड है, ऑटोनॉमी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू है जो कि आपके GS2 GS3 से रिलेटेड है, फेडरलिज्म का इशू है जो आपके GS2 से रिलेटेड है, और तीसरी चीज़ ये है कि सोनम वांगचुक जी जो है ये खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर रहे हैं। तो उनकी जो बात है वो हमेशा क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, लोकल पार्टिसिपेशन के साथ में आती है। तो हम ये भी जानेंगे कि ये कौन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर क्या रिलेवेंट है। तो जैसे मैंने बताया, आर्टिकल 3 6th शेड्यूल, लद्दाख का यूटी स्टेटस। ठीक है, रीजनलिज्म का जो इशू है वो आपके सोसाइटी के टॉपिक में आता है, मीन्स पेपर 1 के अंदर। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगेन पेपर 1 के अंदर। फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये सब पॉलिटी गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है हम इस टॉपिक में देखेंगे। एनवायरनमेंट, फ्रेजाइल इकोसिस्टम, GS3। और ऐसे के अंदर तो हमेशा ही ये टॉपिक्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। बैलेंसिंग रीजनल एस्पिरेशंस विद नेशनल इंटीग्रेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमने ऐड किया है। स्टेट की जब बाउंड्रीज ऑल्टर करते हैं तो किसकी प्रायर परमिशन जो है वो लगती है, प्रायर रिकमेंडेशन करते हैं। इसका जो आंसर है वो प्रेसिडेंट है, और हम ये फिगर आउट करेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। ये जो है ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है, PYQ है, तो इसको आप लिख करके हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए क्या चीज़ है। ठीक है, ब्रीफली हम एड्रेस करेंगे कि इशू क्या है, हुआ क्या है, क्या इनके जो है वो डिमांड्स है। ठीक है, क्यों बेसिकली लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो 24 सितंबर 2015 को लेह में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें डिमांड ये आई कि 6th शेड्यूल जो है उसके लिए बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गया। इसके अंदर 4 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा लोग इंजर हो गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को वैंडलाइज कर दिया, जिसकी वजह से कर्फ्यू वगैरह इम्पोज करना पड़ गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे ये आता है कि ये रीजनल एस्पिरेशंस वर्सेस नेशनल इंटीग्रेशन का इशू है। ठीक है, इनकी रीजनल एस्पिरेशंस का क्या मतलब है कि लोकल लोग चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी रिसोर्सेज, उनके इन्वायरमेंट के इशूज़ को ध्यान में रखा जाए। नेशनल इंटीग्रेशन का क्या पॉइंट है कि सेंटर का कंसर्न है कि अगर हर रीजन को हम स्पेशल स्टेटस दे देंगे तो लॉन्ग टर्म में इंटीग्रेशन और फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इशू है आपका फेडरलिज्म का भी। ठीक है, अब लद्दाख की जो है वो डिमांड्स क्या क्या हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि ये स्टेट का इशू है तो हम ये देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉइंट है, क्यों जो है हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड रहती है। ठीक है, तो लद्दाख के प्रोटेस्ट को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम हिस्टोरिकल उसका देखें तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल था कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कर देना चाहिए, मतलब स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया गया। ये स्टेप था एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बाद में ये डिमांड उठने लगी कि भाई लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन क्यों करना है, हमें आइडेंटिटी के बेसिस पे करना चाहिए, हमें ऑटोनॉमी के बेसिस पे करना चाहिए, हमें डेवलपमेंट के बेसिस पे करना चाहिए। तो इवेंचुअली कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स का डेवलपमेंट जो है उनको स्टेटहुड दिया गया। जैसे नागालैंड को 1963, मेघालय को 72, मिजोरम को 1987। इन तीनों स्टेट्स को जो दिया गया वो ट्राइबल ऑटोनॉमी के आधार पर
दिया गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे लास्ट स्टेट जो है वो हमने बनाया है वो है तेलंगाना। वो कल्चरल और डेवलपमेंट इश्यूज पे बनाया गया है। ठीक है, कल्चरल और डेवलपमेंट इश्यूज क्या है कि जहाँ तेलंगाना को लगता था कि हमारा डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। अब आता है यहाँ पे लद्दाख का मुद्दा कि भाई लद्दाख क्यों जो है वो स्टेटहुड मांग रहा है। ठीक है, लद्दाख स्टेटहुड क्यों मांग रहा है? क्योंकि लद्दाख और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, साथ में हमारे डेवलपमेंट के भी इश्यूज हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे आधार पे लद्दाख जो है वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब स्टेटहुड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, कैसे जो है वो स्टेटहुड ग्रांट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 3 जो है, ठीक है, आर्टिकल 3 जो है उसके बेसिस पे पार्लियामेंट जो है वो स्टेट बना डिक्लेयर कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज, न्यू स्टेट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं स्टेट के एरिया को। और चौथी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो नेम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और 2 स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के अंदर ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो दिए हुए हैं। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी से ये टास्क किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, ऐसा बिल जो है उसे पेश करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर असेंट लगेगा। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है इसको किया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि इस बिल को पास करने से पहले हमें जो कंसर्न्ड स्टेट है उसका ओपिनियन भी लेना है। ठीक है, लेकिन ये जो ओपिनियन रहता है ये पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहता है। ये जो ओपिनियन रहता है ये पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाकी जो मेजर डिसीजन होना है वो पार्लियामेंट का ही डिसीजन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता चला कि हम कैसे जो है वो आर्टिकल 3 के अंदर नए स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है ये यूपीएससी में देखिए पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या क्या कर सकती है? ठीक है, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ नया स्टेट बना सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट कर सकती है, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकती है और नेम स्टेट का ऑल्टर कर सकती है। तो सारे पॉइंट इसके अंदर जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्टेटहुड की डिमांड जो है वो रीजन्स क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जब एक रीजन को लगता है कि उनकी आवाज़ जो है वो बड़े स्टेट में दबाई जा रही है, तो वो चाहते हैं कि अपना एक छोटा अलग स्टेट बनाया जाए जिसकी गवर्नेंस को वो मैनेज करे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कल्चरल आइडेंटिटी। अब कल्चरल आइडेंटिटी में क्या है, लोग चाहते हैं कि अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशंस, अपना एनवायरनमेंट, अपने लैंड राइट्स उनके पास रहें। ठीक है, वो उसे मैनेज कर पाएं। तो कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे भी स्टेट की डिमांड जो है वो चाहते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट एस्पेक्ट, जो कि मैंने बताया आपको कि तेलंगाना के केस के अंदर, इस केस पे हमने स्टेटहुड ग्रांट की थी। कई बार कुछ रीजन्स को नेग्लेक्टेड फील होता है, उन्हें लगता है कि उनके एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो रहा है। ठीक है, अलग स्टेट बनाने से वो अपने रिसोर्सेज को, अपने डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को खुद से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट के बेसिस पे हम स्टेटहुड ग्रांट करते हैं। और चौथा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। छोटे स्टेट्स जनरली गवर्नेंस के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि लोकल नीड्स को वो बेटर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक हम लद्दाख के स्टेटहुड की डिमांड को एड्रेस करते हैं, तो लद्दाख का जो स्टेटहुड है वो चारों पॉइंट्स उधर एड्रेस होते हैं।
ठीक है। तो लद्दाख की पॉलिटिकल वॉइस बहुत छोटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, ट्राइबल और बुद्धिस्ट हेरिटेज है वहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंटल गैप्स ऑफ कोर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, क्योंकि यूटी का स्टेटस होने के बाद भी सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी जो है वो वहाँ पे डोमिनेंट है, तो उन्हें वॉइस नहीं मिल रही है, ठीक है। इसलिए लद्दाख के लिए स्टेटहुड जो ग्रांट करने की डिमांड चल रही है वो चारों पॉइंट्स पे चल रही है। अब हम देखते हैं कि लद्दाख की जर्नी अब तक क्या रही है। तो लद्दाख को इंडिया का पार्ट बनाया गया जब जम्मू एंड कश्मीर को का एक्सेशन किया गया 1947 के अंदर। लेकिन लद्दाख में हमेशा अपना एक यूनिक कल्चर रहा है, अपनी यूनिक जोग्राफी रही है और यूनिक उनकी डेमोग्राफी रही है, ठीक है। इसलिए वो एक अलग आइडेंटिटी हमेशा से रखता आया है, ठीक है। 370 आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 एक जब लेके आए तो उसके बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाकर आर्टिकल 370 और 370 एंड 35 ए के अंदर लिमिटेड ऑटोनॉमी दे दी गई, लिमिटेड ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है। मतलब डिसीजन मेकिंग का ज़्यादा कंट्रोल जो है वो श्रीनगर और जम्मू के पॉलिटिशियंस के पास था। लद्दाख के कंसर्न्स जो थे यहाँ पे सेकेंडरी हो गए, ठीक है। तो इन्होंने 1949 से डिमांड्स रखना चालू करी। अब लद्दाख के लीडर्स डिमांड कर रहे थे कि उन्हें अलग यूटी स्टेटस मिलना चाहिए, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि उनका कल्चर और जोग्राफिक यूनिकनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। सबसे बड़ा जो चीज़ हुई, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया। तो यहाँ जो था, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर दिस प्रोटेस्ट, ठीक है। जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके लद्दाख को एक सेपरेट यूटी बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको यूटी बनाया तो इसको लेजिस्लेचर जो था इसका वो नहीं बनाया गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि लद्दाख को यूटी बनाया विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब उनके पास अपना असेंबली या अपना लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है और गवर्नेंस ज़्यादातर जो है वो सेंटर के पास है, ठीक है। अब यहीं से प्रोटेस्ट की जो रूट्स है वो समझ में आने लगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर 1949 से आपकी डिमांड चल रही है, ठीक है, तो और आपको 2019 में जाकर के यूटी का स्टेटस दिया तो भी आपको फुल रिप्रेजेंटेशन और सेफगार्ड्स क्यों नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये वहाँ से और स्ट्रेंथन हो गया। लद्दाख की जो बेसिक वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो है 59,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका नॉर्मल एरिया है, ठीक है। 2.9 लाख के आसपास वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो 2.9 लाख में से 1.4 लाख लेह में रहते हैं, 1.5 लाख कारगिल में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन जो है लद्दाख की, ऑलमोस्ट 90%, ठीक है, 90% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो ट्राइबल बैकग्राउंड की है, ठीक है। 6 शेड्यूल में उनके लैंड राइट्स, कल्चर, लोकल गवर्नेंस, इन सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं से जो है इनकी डिमांड चालू होती है कि हमें फुल स्टेटहुड दो, 6 शेड्यूल के अंदर हमें प्रोटेक्शन दो, क्योंकि यहाँ पे भी 90% जो है हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर इनके कंसर्न्स हैं कि इनके पास जॉब नहीं है, लैंड राइट्स नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तो लैंड राइट्स भी चले गए। अब फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, हिमालय की इकोलॉजी है, तो ओवर एंड ऑल इनका जो पूरा सेटअप बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली में मीटिंग शेड्यूल की लद्दाख के लीडर्स के साथ में, जिसमें इस डिमांड पर बात की। लेकिन सेंटर का भी एक ऑब्वियस कंसर्न है कि भाई सबको अगर हम स्टेटहुड देते रहेंगे तो सभी लोग अलग हो जाएंगे ना, फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, ये एक लोकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक टेस्ट केस बन गया है जहाँ पे भारत अपने बॉर्डर रीजन्स में रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस कैसे करे, ये जो है ये डायलेमा आ चुका है, ठीक है। जैसे कि अब बार बार ये बात चल रही है कि 6 शेड्यूल ग्रांट करे, तो 6 शेड्यूल में होता क्या क्या है, ठीक है। तो देखो 6 शेड्यूल के अंदर क्या है, हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब बनाते हैं तो उनके पास में कुछ राइट्स होते हैं, जिसमें से उनके पास राइट होता है कि वो अपने लैंड को और फॉरेस्ट को कंट्रोल करेंगे, लोकल गवर्नेंस पे लॉज बना सकते हैं, ठीक है, उनके पास में वो अधिकार होता है। ट्राइबल आई विल राइट इट डाउन, लोकल गवर्नेंस के ऊपर लॉज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल आइडेंटिटी और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के
कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें 6 शेड्यूल में कवर होती हैं। अभी हमारे पास 6 शेड्यूल का जो स्टेटस है वो असम को है, मेघालय को है, त्रिपुरा को है, मिजोरम को है। ठीक है, अब लद्दाख की डिमांड क्या है कि भाई जैसा मैंने पिछली साइड में बताया कि 97% 90 के आसपास हमारे पास में ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि भाई हमारा कल्चर, जॉब, लैंड ये सब सिक्योर हो और हिमालय की वो है। तो इसलिए लद्दाख के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को शेड्यूल प्रोटेक्शन मिल सकती है तो लद्दाख को भी सिमिलर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन भी यूनिक है और वल्नरेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कवर होता है कि 6 शेड्यूल क्या है और लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल की। ठीक है, अब अगला जो आता है कि भाई अगर हम दे दे, मान लीजिए कि हमने उनको 6 शेड्यूल का स्टेटस दे दिया और स्टेटहुड ग्रांट कर दिया, तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है सिक्योरिटी कंसर्न। सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि लद्दाख डायरेक्टली बॉर्डर करता है चाइना और पाकिस्तान को। अक्साई चिन और सियाचिन जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, तो लद्दाख यहाँ पे करता है अक्साई चिन और इसको सियाचिन को बॉर्डर। ठीक है, इसलिए सेंटर को लगता है कि अगर फुल स्टेटहुड दे देंगे तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रेसिडेंट इफेक्ट। प्रेसिडेंट इफेक्ट क्या है कि भाई अगर लद्दाख को स्टेटहुड मिल गया तो दूसरे रीजन्स जिनकी सिमिलर ऑटोनॉमी की डिमांड है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि अलग अलग रीजनल मूवमेंट्स को फ्यूल कर सकता है। जैसे गोरखा लैंड हो गया, ठीक है, ये भी हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, गोरखा लैंड हो गया, बोडो लैंड हो गया, ठीक है, और खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, क्योंकि खालिस्तान जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक सेम एज विदर्भा का भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर इट विल बिकम अ डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी। लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2.9 लाख है। ठीक है, और वहाँ का एरिया बहुत वास्ट है। इतनी स्पार्स पॉपुलेशन के लिए एक पूरा स्टेट बना देना एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट होगा और गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है वो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। इकोनॉमिक में क्या है, लद्दाख की इकोनॉमी अभी हेविली सेंट्रली फंडेड है। अगर स्टेटहुड दे दिया जाए तो फाइनेंशियल वाइबिलिटी काफ़ी वीक हो जाएगी, क्योंकि उनकी रेवेन्यू जनरेशन अभी तक बहुत ज़्यादा वीक है। तो स्टेट बनाने से पहले उनके रेवेन्यू जो स्ट्रीम्स है उन्हें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड व्यू अगर आप इसमें देख के चलेंगे तो ये है कि अगर लोकल एस्पिरेशंस एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटी, इसी बैलेंस को ढूंढना है कि लद्दाख इशू में असली चैलेंज क्या है। ठीक है, अब एक वॉइस जो है वो बहुत पॉपुलर हो रही है, वो है सोनम वांगचुक जी की। सोनम वांगचुक जी कौन है? ठीक है, तो वांगचुक जी सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि एक इंजीनियर हैं और इनोवेटर भी हैं। ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख चालू किया था। ठीक है, ये एक फाउंडर हैं उसके, जो लोकल स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिव एजुकेशन देता है। सबने 3 इडियट्स मूवी देखी है। 3 इडियट्स मूवी के अंदर जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो है सोनम वांगचुक जी। ठीक है, उनके इनोवेशंस जैसे आइस स्तूपाज, सोलर हाउसेस, ये सारी चीज़ें जैसे ये सोलर हाउसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोबल लेवल पे एडमायर किए गए हैं। अगर उनके अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें रामा मैगसे अवार्ड मिला है और रोलेक्स अवार्ड भी मिला गया है, काफ़ी प्रेस्टिजियस ये दोनों अवार्ड्स हैं। एक्टिविज्म की जहाँ पे हम बात करते हैं तो जब भी लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर लोगों की आवाज़ दबती है, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक करते हैं, क्लाइमेट फास्ट करते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए आवाज़ उठाते हैं। तो वो हमेशा एक नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए फेमस है। ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से अपना मैसेज देते हैं, गांधीवादी स्टाइल है उनका बेसिकली। ठीक है, तो गांधीवादी तरीके से करते हैं कि धरने पे बैठ जाएंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में सोनम वांगचुक सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि लद्दाख के स्टेटहुड मूवमेंट और इकोलॉजिकल अवेयरनेस का सिंबल भी बन चुके हैं। ठीक है, उनकी वजह से लद्दाख के लोकल इशूज़ जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको स्पॉटलाइट मिल रही है।
ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि पूरा इशू क्या है, आपको मेंस के अंदर कैसे पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करना है, कैसे लिखना है। लास्ट जो टॉपिक है वो आता है कि अब भाई इस इशू का जो है सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहली चीज़ आती है, किसी भी चीज़ को डायलॉग के थ्रू सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो डायलॉग के थ्रू क्या करना चाहिए कि भाई सेंटर और लोकल रीडरशिप के बीच में एक कंसल्टेशन होनी चाहिए। डायलॉग ही ट्रस्ट बिल्डिंग का बेस है, वरना एलियनेशन जो है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है सेफगार्ड। सेफगार्ड्स में क्या है, लद्दाख के लोगों का जो मेन कंसर्न है वो है जॉब्स को लेकर के, उनकी लैंड्स को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, ट्राइबल राइट्स को लेकर के। ठीक है, इनको सिक्योर करने के लिए उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए, जैसे उनके डोमिसाइल लॉज होने चाहिए। ठीक है, लैंड ट्रांसफ़र के रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए और उनको एक आप स्पेशल एम्प्लॉयमेंट कोटा दे सकते हो। ठीक है, उनको एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट कोटा दे सकते हो। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो होता है बैलेंस्ड गवर्नेंस का। बैलेंस्ड गवर्नेंस में क्या है, पूरा स्टेटहुड शायद फिजिबल ना हो, लेकिन एक यूटी विद लेजिस्लेचर मॉडल जो है, जैसे कि दिल्ली है, पुदुचेरी है, उस टाइप का आप मॉडल जो है उसको दे सकते हो। ठीक है, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी मिलेगी और सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर के हाथ से भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। लद्दाख की फ्रेजाइल इकोनॉमी को बचाना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ लद्दाख और इंडिया के लिए, बल्कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें इस एस्पेक्ट पे काम करना एनी विच वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इको सेंसिटिव ग्रोथ मॉडल होना ज़रूरी है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इको टूरिज्म हो गया। ठीक है, और आपका लोकल लाइवलीहुड्स को आपको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमको लद्दाख को सपोर्ट करना चाहिए। और लास्ट चीज़ जो है वो आपको कुछ नॉर्थ ईस्ट से सीखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमस काउंसिल्स दिए जाने गए हैं जो लैंड, फॉरेस्ट और लोकल लॉज रेगुलेट करते हैं। लद्दाख के लिए भी ऐसा ही एक कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क जो है वो अडेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो बॉटम लाइन ये है कि लद्दाख इशू का जो सोल्यूशन है वो एक बैलेंस्ड फेडरल अरेंजमेंट है। ठीक है, वो एक बैलेंस्ड फेडरल अरेंजमेंट है जहाँ पे रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल इंटीग्रेशन दोनों को हमें साथ में लेकर चलना होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ हम आपके लिए मेंस के क्वेश्चंस लेके आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप ये स्क्रीन को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस जो है वो राइट डाउन करके हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही हम अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।